हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हमने कल बात कर ली थी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की। कल हमने 40 आर्टिकल कर लिए थे, 40 तक, और आज हम आगे आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की। हमने पहले पढ़ा था कि जो आर्टिकल 37 है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। जो आर्टिकल 37 है न्यायोचित नहीं है कि इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। जो अब राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है वो भाग 4 में वर्णित है और आर्टिकल 36 से 51 में। और हमने लास्ट में किया था आर्टिकल 40 जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया था। अब बात करते हैं आर्टिकल 41 की। आर्टिकल 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार मतलब जैसे मनरेगा होगी, मनरेगा, या फिर बीमारी में बुढ़ापा पेंशन होगी, बुढ़ापा पेंशन, या विकलांग कि मतलब सरकार जो है इनको सहायता प्रदान कर सकती है। राज्य का ये कर्तव्य है कि कुछ दशाओं में काम दिया जाए लोगों को, जैसे मनरेगा होगी, मनरेगा या विकलांग, बुढ़ापा पेंशन, ये सब इनकी व्यवस्था करना। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं, बुढ़ापा पेंशन ना भी दे, बंद भी कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि देना ज़रूरी हो, क्योंकि आर्टिकल 37 इसके लिए बाध्य नहीं है कि राज्य के लिए यह है कि वो अपने कार्यों को, कर्तव्य को निभाए या नहीं निभाए। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं कि उसको लागू करने के लिए आप किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करें कानूनी। आर्टिकल 42 कहता है कि न्यायोचित तथा मानवीय दशाओं में काम करने तथा प्रसूति सहायता। न्यायोचित तथा मानवीय दशाओं में मतलब आपको ऐसा काम दिया जाए जो आपके लिए योग्य हो, न्याय योग्य हो। मतलब कि कोई ऐसा कार्य ना हो जो आप कर ही ना सकते हो। जैसे आप बीमार हो और फिर भी आपको दिया जाए कोई हार्ड वर्किंग कार्य, तो आपके लिए संभव हो नहीं होगा। इसीलिए आपको भी कार्य वो दिया जाए जो आपके स्वास्थ्य को, मतलब जैसे आपकी कंडीशन हो वैसे ही आपको कार्य दिया जाए। और प्रसूति सहायता क्या है कि ये महिलाओं के लिए है कि कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो उसको जो लास्ट के जो 3 मंथ्स हो गए उसमें उसको छुट्टी दे दी जाएगी, और उससे अगले 3 महीनों के लिए, ताकि बच्चे का पालन पोषण किया जाए। तो ये 6 महीनों की उसकी छुट्टी अलाउ की गई है ताकि उसके साथ कोई भेदभाव ना हो। और जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उनमें प्रावधान किया गया है कि छुट्टी दी जाएगी। छुट्टी के साथ साथ प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है या जो कंपनियाज हैं वहाँ पर भी इनको दिया जाता है, महिलाओं को स्पेशल छुट्टी। और पुरुषों को भी दी जाती है प्रसूति सहायता में। मतलब पुरुषों को 15 दिन पहले दी जाती है और 15 दिन बाद में छुट्टी दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 43 की, निर्वाह वेतन करने का अधिकार। निर्वाह वेतन करने का अधिकार का मतलब है कि जितने भी व्यक्ति हैं उनको अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कम से कम उतनी तो वेतन मिले जितना कि उनको निर्वाह कर सके। क्योंकि कई जगह पर जहाँ पर 1500 या 2000 रुपये मिलते हैं जिससे एक आम आदमी का गुजारा ही नहीं चल पाता। तो इसलिए कहा गया है कि निर्वाह वेतन करने का अधिकार मतलब कम से कम इतना वेतन दिया जाए ताकि व्यक्ति अपना जीवन अच्छी तरह से जी सके, अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन ये भी कई जगह पर लागू नहीं होता। तो मतलब ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये राज्य का कर्तव्य है, उनका पालन करे या ना करे, इसीलिए सब व्यवस्थाएं की गई है। फिर आता है आर्टिकल 43A, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। मतलब उद्योगों के प्रबंधन में मतलब कोई उद्योग है, फैक्ट्री है, जहाँ पर कर्मचारियों के बारे में भी सलाह मशवरा लिया जाता है कर्मचारियों से भी कि आप हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप कब आएंगे, कब आपको छुट्टी चाहिए, कितना आप समय काम करेंगे, ये सब पूछा जाना चाहिए, कर्तव्य है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें ओनर होता है, उन्हीं के जो सारे कार्य चलते हैं, ओनर की मन मर्जी चलती है कि नहीं भाई आप इस समय आए उनको। तो उद्योगों के प्रबंधन के बारे में बताया गया आर्टिकल ए में। आर्टिकल 43B में क्या कहा गया कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन मतलब सहकारी मतलब साथ में मिलकर कार्य करना। तो गांव में कुछ ऐसी संस्थाएं बना दी जाती है कि भाई आप कुछ विकास के लिए कुछ ऐसी कार्य करें, और उसके ऊपर सरकार आपके लिए आपको सहायता प्रदान करेगी। जिस तरह लघु उद्योग, गृह उद्योग, इनमें जो है सहकारी प्रोत्साहन किया गया है ताकि गृह उद्योग इनको भी बढ़ावा दिया जा सके। सरकार ने मतलब सरकार उनको सहायता प्रदान करेगी, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन करेगी। उसके अलावा आर्टिकल 44 है नागरिकों के लिए समान नागरिक
समान नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता मतलब समान नागरिक संहिता मतलब सिविल कोड। इसमें कहा गया है कि जो विवाह, तलाक या संपत्ति या फिर जो गोद लेने की प्रक्रिया है वो समान होनी चाहिए, किसी के साथ उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब विवाह है तो एक विवाह होना चाहिए, अगर है तो कई बार मिलाकर यहाँ पर भेदभाव है। हिंदुओं में एक विवाह प्रथा है, लेकिन मुसलमानों में दो दो तीन तीन विवाह भी कर लेते हैं। हिंदू में तो दूसरा विवाह जब तक पत्नी जिंदा है तब तक कर ही नहीं सकता। इसीलिए इस प्रकार की जो समानता लाई गई है कि सभी के लिए कानून समान होना चाहिए, नागरिक संहिता समान हो ताकि देश में भेदभाव ना हो। इसीलिए इसका कर्तव्य दिया गया था राज्य को कि आप देश में समानता लाने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करें। लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुई पाई है, लागू नहीं हो पाई है। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देना भी वह देखभाल का अधिकार। अगर जो बच्चा 6 वर्ष से कम है उसकी देखभाल करनी आवश्यक है। अगर 6 वर्ष से अधिक है, 6 से 14 के बीच में है, तो उसको शिक्षा दी जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए और 6 से कम वाले व्यक्ति की अच्छी देखभाल की जाए ताकि उसका विकास अच्छे से हो सके। ये थे आर्टिकल 41 से 45। इसमें कहा है कुछ दशाओं में, आर्टिकल 41 कहते हैं कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, कि आप मनरेगा जैसी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, बुढ़ापा पेंशन आपको दी जाएगी, लेकिन ये कर्तव्य नहीं बनेगा कि आपको दे या ना दे। ठीक है, न्यायोचित होना चाहिए, मतलब आपके कार्य को, आपके जो कार्य है वो आपको लिए ऐसा कार्य हो जो आप कर सके, आपके योग्य हो, ये ना है कि आपको ज़बरदस्ती किसी कार्य में थोप दिया जाए। फिर आर्टिकल 43 कहते हैं निर्वाह वेतन के लिए अधिकार, मतलब कम से कम इतना रोजगार दिया जाए कि आपका उचित रूप से जीवन निर्वाह किया जा सके, आप कर सके। 43 कहता है कि उद्योगों में के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए, उनसे भी सलाह मशवरा किया जाना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करें क्या ना करें, उसके बारे में बताया गया है। 43B में सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास अच्छे से किया जा सके। 44 आर्टिकल 44 कहता है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, कानून समान होने चाहिए, किसी के साथ भेदभाव ना हो ताकि देश एक उच्च स्तर की ओर अग्रसर हो सके। फिर आता है आर्टिकल 45 6 से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा व देखभाल का अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 46 46 की। इसमें कहा गया है कि जितने भी व्यक्ति होंगे, आर्टिकल 46 में कहा गया है कि आप जो सरकार है, राज्य है, वो SC ST के लिए, जो राज्य SC ST के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, उनको समाज में एक बराबर का स्तर या बराबर का दर्जा प्रदान करेंगे। मतलब आज अमीर जो है बहुत अमीर हो चुका है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, उनके जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है, उनके लिए विशेष सुविधाएं, उनके लिए न्याय प्रणाली बना सकती है। SC ST के लिए, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आर्टिकल 46 कहता है। आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य जो है, राज्य आपके आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा। आहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा तथा नशीले पदार्थों जो नशीले पदार्थ जैसे शराब, सिगरेट व दवाइयाँ जो नशीली हो, दवाइयाँ पर प्रतिबंध करने का प्रयास। आर्टिकल 47 कहता है कि आहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, कि एक व्यक्ति के जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाए, लोगों को अच्छा खाद्य पदार्थ जो खाना प्राप्त हो, अच्छा हो, उनके आहार में बढ़ोतरी हो। दूसरा क्या, नशीले पदार्थों जैसे शराब, सिगरेट या फिर
ऐसी जो नशीले पदार्थ की जो दवाइयाँ आती है उनके ऊपर प्रतिबंध करने का प्रयास करे, लेकिन प्रतिबंध नहीं कर पाती वही सरकार, क्योंकि कर देगी तो सरकार को प्रॉफिट कहाँ से होगा, क्योंकि जीएसटी इन पर होता ही नहीं, जीएसटी शराब पेट्रोल इनके ऊपर है ही नहीं। और आपने देखा होगा कोरोना में ठेके ही सबसे पहले खोले थे, क्यों? क्योंकि सरकार को आमदनी नहीं चाहिए थी, और हमारा युवा इसकी ओर अग्रसर है, फिर भी युवा भी नहीं समझ रहा, सरकार तो कहाँ से समझेगी, सरकार को तो फायदा होगा, वो तो बेचेगी। लेकिन ज़रूरत है युवाओं को समझने की कि हमें इन चीज़ों की ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए। लेकिन ये राज्य का कर्तव्य है, उसको करे या ना करे, लेकिन इसीलिए तो हो नहीं रही शराब बंद, क्योंकि वो कर्तव्य का पालन ही नहीं कर रही। और इसके लिए हम कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते, जिसका मन होगा कर लेगा भाई बंद। जिस राज्य में जिस तरह हरियाणा में शराबबंदी की गई थी लेकिन हुई नहीं, कौन करेगा बंदी? प्रॉफिट होगा इससे, क्यों करेंगे लोग? आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन में सुधार, कृषि और पशुपालन में सुधार, पशुपालन में सुधार, कृषि और पशुपालन में सुधार मतलब राज्य का कर्तव्य है कि वो कृषि और पशुपालन में सुधार करे। कृषि में मतलब वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाए, पद्धति को अपनाना, वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाए, और साथ के साथ अच्छे बीजों का विकास किया जाए, अच्छे बीज, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, इनका प्रयोग किया जाए, तो ताकि कृषि को प्रोत्साहित किया जाए। और आपको पता ही है कि बैंकों में लोन भी मिलता है, एग्रीकल्चर लोन, जो बहुत ही सस्ता मिलता है, लेकिन जब ले लिया जाता है तो उसको चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो बहुत महंगा पड़ जाता है। इसके लिए इसके अलावा पशुपालन में भी किया गया है कि अच्छी नस्लों को सुधार किया जाए, अच्छी नस्लों को बढ़ावा दिया जाए, अच्छी नस्लों का सुधार किया जाए, या फिर जो क्रूरता ना दिखाए पशुपालन के ऊपर, मतलब जो गाय भैंस है उनके ऊपर क्रूरता ना दिखाएं। लेकिन आज का जो मनुष्य है, व्यक्ति है, वो अपने मनोरंजन के लिए प्रताड़ित भी करता है जानवरों को, अपने मनोरंजन के लिए पता नहीं क्या क्या उनके साथ करता है, बल्कि उनकी हत्या भी करता है। इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिबंध करने का प्रयास है, इनमें सुधार करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसी कमियां रह जाती है, नहीं करते। फिर आर्टिकल 48A कहता है कि पर्यावरण तथा वन्य जीव की रक्षा करना। कहा गया कि पर्यावरण तथा वन्य जीव की रक्षा करना। आर्टिकल 48 ये कहता है कि पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करना ये राज्य का कर्तव्य है। इसीलिए तो प्रत्येक राज्य में जो वन्य जीव अभ्यारण्य खोले गए हैं, राष्ट्रीय के उद्यान खोले गए, राष्ट्रीय पार्क खोले गए हैं, नेशनल पार्क्स और वन्य जीव अभ्यारण्य, ताकि इनका प्रोत्साहन, जो एटमोसफेयर हो उसको क्लीन किया जाए। लेकिन एटमोसफेयर हम वैसे भी क्लीन नहीं रखते भाई। जैसे दिवाली आई, पटाखे फोड़ना शुरू, अंधाधुंध प्रदूषण कर रहे हैं। प्रदूषण एक भी नहीं कर रहे, बल्कि साउंड पोल्यूशन भी कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन भी कर रहे हैं, और ये दोनों हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। और आजकल तो लोगों के एयर पोल्यूशन से तो कैंसर की बीमारियां होना शुरू हो गई है। तो इसीलिए पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करनी चाहिए, बचाना चाहिए। आर्टिकल ए में ये सिर्फ राज्य का कर्तव्य नहीं, बल्कि एक इंसान, मनुष्य का भी कर्तव्य होता है। मनुष्य का भी कर्तव्य है कि वो पर्यावरण और वन्य जीव की सुरक्षा करे। ये सिर्फ सरकार की ड्यूटी नहीं, बल्कि मनुष्य की भी है। इसके अलावा बात करते हैं, आर्टिकल 46 में SC/ST के विकास को बताया गया है। 47 में जो नशीले पदार्थों पर और जो नशीली दवाएं हैं उन पर प्रतिबंध करने का प्रयास किया गया सरकार द्वारा, कहा गया है, लेकिन करना ना करना वह सरकार की जिम्मेवारी है। उसके अलावा 48 में कहा गया है कि आप कृषि में सुधार करें, कृषि और पशुपालन में। 48 में ए में कहा गया है कि पर्यावरण तथा वन्य जीव की रक्षा करें। आर्टिकल 49 कहता है कि आप जो ऐतिहासिक स्मारक, ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारक स्थल को बचाएं,
या रक्षा करें। जो राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारक है, स्थल है, उनकी रक्षा करें, उनको साफ सुथरा रखें। कर्तव्य कहा गया है कि आपको कर्तव्य होगा राज्य का कि वो राष्ट्रीय स्मारक में मतलब ताजमहल, लाल किला या फिर अशोक स्तंभ, ये जितने भी राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय जो स्थल हैं, इनको रक्षा की जाए, इनका जो मतलब समय समय पर इनको मॉडिफाई किया जाए और इनकी प्रबंधन में विशेष प्रावधान किया जाए। मतलब कि भाई जिस तरह ताजमहल है उसकी समय समय पर देखभाल होती रहे, जो भी टूरिज्म आए ताकि और आकर्षित बने, लोगों का आकर्षित केंद्र बनता रहे। तो उसमें ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारकों की रक्षा करने के प्रावधान किया गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं भी फॉलो करे या ना करे, क्योंकि आज भी बहुत सारे किले हैं जो ऐसे खंडर बन चुके हैं लेकिन उनके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे। तो ये मतलब कोई लागू करने वाली बात है नहीं भाई, कोई लागू करे या ना करे, क्योंकि इनमें न्यायालय में तो हम चुनौती दे ही नहीं सकते इनको। आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग। जो कार्यपालिका है उसको न्यायपालिका से अलग करना, मतलब कि पहले जो कार्यपालिका थी वो सारे काम वही करती थी, कानून भी वही बनाती थी और सज़ा भी वही देती थी। सज़ा कि जैसे सीबीआई है, उसको रेड डाल दी, कानून बना दिया कि हम रेड डालेंगे, रेड डालने के बाद क्या है, सज़ा भी हम देंगे भाई, 5 लाख दे दे, तेरे को छोड़ देंगे या तेरे को 10 साल सज़ा रखेंगी। तो ऐसा नहीं था, ऐसा होता था पहले। लेकिन अब क्या है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है कि काम आप कीजिएगा, सज़ा हम देंगे, मतलब कानून आप बनाए और सज़ा हम देंगे उस कानून के तहत। इनको अलग अलग कर दिया गया ताकि इक्वलिटी बनी रहे, समानता बनी रहे। आर्टिकल 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना राज्य का कर्तव्य होगा। अब बात करते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल 51 की। आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व विकास को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देना कि जो इंटरनेशनल लेवल है, मतलब देश विदेश में जो राज्य का कर्तव्य होगा कि वो शांति को बढ़ावा दे, युद्ध जैसी स्थितियों को न अपनाए। दूसरा है कि अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए उसका समाधान करना, विवाद का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना। एक दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना। आर्टिकल 51 कहता है कि शांति को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना अगर विवाद उत्पन्न हो भी जाता है। ये नहीं कि भाई अब भारत पाकिस्तान का युद्ध, मतलब कोई ऐसी गर्मा गर्मी होगी तो ये नहीं कि चलो भाई भारत वालों सर्जिकल स्ट्राइक करने चलते हैं। उसमें मतलब एक दूसरे को शांतिपूर्ण पहले वार्तालाप की जाए, फिर अंत में देखो जो भी होता है। एक दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करना, अच्छे संबंध स्थापित करना, के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना ताकि भाईचारे, यूनिटी को बढ़ावा मिले, एकता यूनिटी को बढ़ावा मिले, भाईचारे को, बंधुताओं का विकास हो सके। आर्टिकल 51 कहता है। ये सभी आर्टिकल्स थे दोस्तों, आर्टिकल 36 से 51 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनमें राज्य का कर्तव्य है कि वो पालन करे। लेकिन वहीं आर्टिकल 37 कहता है कि हम न्याय में इसको नहीं आने देंगे, न्याय से अलग है ये, इसमें कानून जो है इनके ऊपर नहीं बनाया गया है कि इनको लागू करना ही अनिवार्य होगा। तो ये सिर्फ कर्तव्य है, पालन करना या ना करना राज्य पर निर्भर करता है। कुछ दशाओं में पालन किया जाता है, कुछ दशाओं में पालन नहीं होता। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।